द इंटरनेट एंड इट्स टूल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेट और उसके टूल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। हम जो भी क्वेरी या जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो किस तरह से कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू हम इंटरनेट से उसको एक्सेस करते हैं, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, कोई इमेज हो या कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी हो। कोई भी टॉपिक या विषय जो हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर, वो किस तरह से हम तक पहुंचता है। उसमें इंटरनेट के कौन से टूल्स हमारी मदद करते हैं और इंटरनेट के जो टूल्स हैं वो क्या-क्या काम हमें करवाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो कि आपस में एक कनेक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है, तो ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल होती है इजीली। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के अलावा अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है या कोई भी इस तरह का काम हमें करना है, वो इस इंटरनेट के द्वारा बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है ग्लोबल, जो कि कई बिलियंस कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है और वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है थ्रू आउट द ग्लोब। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन ये फिजिकल केबल्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें कॉपर के टेलीफोन वायर्स हो सकते हैं, टीवी की केबल्स हो सकती हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं। भले इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन ये केबल्स पर डिपेंडेंट है, फिजिकल केबल्स के ऊपर। भले ही वो वायरलेस कनेक्शंस हों, जो वाईफाई 3G 4G या 5G हों भले ही, लेकिन वो सभी के सभी कनेक्शंस भी इन फिजिकल केबल्स के ऊपर निर्भर करते हैं या रिलाय करते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट। तो चाहे हम वाईफाई पे काम कर रहे हैं, कहने को हम एक वायरलेस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो एक्सेस करना है इंटरनेट का, वो डिपेंडेंट है ऑन द फिजिकल केबल्स, जिसमें चाहे कॉपर की वायर्स हों या टीवी की केबल्स हों या जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स की लाइंस बिछाई जाती हैं वो हों। जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू दीज वायर्स टू अ सर्वर। तो वो सूचना या वो रिक्वेस्ट हमारी जाती है सर्वर तक। अब सर्वर वो स्थान है या वो जगह है जहां पर वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम अपनी फाइल्स कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं या हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरह से सर्वर कई वेबसाइट्स को स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुंचती है। एक बार जब वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो वो सर्वर उस वेबसाइट को रिट्रीव करता है और जो हमें वांछित सूचना है या डेटा जो हमने उसमें सर्च किया है, तो वो करेक्ट डेटा हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाता है। और इन सब में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि जैसे ही हमने वो वर्ड टाइप किया रिलेटेड, जैसे अगर हम इंटरनेट टाइप करते हैं या वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं या उस वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये सारी सूचना हम तक कंप्यूटर पर या मोबाइल पर प्रोवाइड कर दी जाती है इंटरनेट के द्वारा। वो इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क हो गया विच कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम ईस्ट में हैं वर्ल्ड के या वेस्ट में हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपस में इस कंप्यूटर सिस्टम्स को इस इंटरनेट के ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। इसके अंदर कई हाई बैंडविड्थ विड्थ डेटा लाइंस होती हैं, जो कि इंटरनेट की बैकबोन बनाती हैं। जैसे वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स की बैकबोन है, उसी तरह से इंटरनेट की जो बैकबोन है वो हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस हैं, जो इसको मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये लाइंस जो होती हैं, डेटा लाइंस, ये कनेक्टेड होती हैं मेजर इंटरनेट हब्स से,
जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोकेशंस पर, जैसे कि वेब सर्वर्स हुए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हुए। तो वेब सर्वर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंटरनेट हब्स से डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोकेशंस को। इंटरनेट को के से कनेक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेस होना ज़रूरी है टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसका हमें एक्सेस होना ज़रूरी है। तभी हम अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या मोबाइल्स पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पा सकते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर एक्ट करता है एक मध्यस्थ की तरह से या मिडिल मैन की तरह से हमारे और इंटरनेट के बीच में। मोस्ट आईएसपीज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ केबल या डीएसएल या फाइबर कनेक्शन। जो हमने देखा था कि फिजिकल केबल्स जो होती हैं जो इंटरनेट के लिए आवश्यक हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स हमें ये एक्सेस देते हैं थ्रू द केबल्स, डीएसएल या फाइबर कनेक्शन। जब हम कनेक्ट करते हैं टू अवर इंटरनेट यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई सिग्नल, कि हम कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पर हैं जहां हम पब्लिक वाईफाई सिग्नल को इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो इवन जो वाईफाई का राउटर है वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, जिससे कि वो इंटरनेट एक्सेस किया जा सके। यहाँ तक कि जो सेल्यूलर डेटा के टावर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स में हम डेटा यूज करते हैं, सेल्यूलर डेटा, उनके जो टावर्स लगाए जाते हैं सब जगह, वो भी इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना जरूरी है, ताकि वो उस पर्टिकुलर कंपनी या उस सेल्यूलर डेटा को यूज करने वाले जो लोग हैं उनको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। जितने डिवाइसेस उस सेल्यूलर डेटा से कनेक्टेड हैं वो थ्रू दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन एक्सेस द इंटरनेट। अब एक शब्द हम कई बार पढ़ते हैं www। ये www इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है, तो www इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। ये ध्यान रखने की बात है कि इट इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट के लिए इस सिनोनिम को या इसको एज अ सिनोनिम यूज नहीं कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब या जस्ट जिसको हम वेब कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का एक सबसेट है। Web is made up of pages that can be accessed using a web browser। तो वेब में पेजेस होते हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ वेब ब्राउजर। अब इंटरनेट क्या हुआ? इट इज द एक्चुअल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिजाइड्स, की जहां सारी सूचना, नेटवर्क के नेटवर्क्स की सूचना जहां इकट्ठा है वो इंटरनेट हुआ, और उसमें से जो सूचनाएं आ रही हैं जो वेब है उसके थ्रू या वेब ब्राउजर के थ्रू हम तक पहुंच रही हैं। कुछ चीजें जैसे टेलनेट हुई, एफटीपी हुआ, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट एंड ईमेल, ये सभी इंटरनेट के पार्ट हैं बट नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सभी इंटरनेट के टूल्स या इंटरनेट के हिस्से हो गए या इंटरनेट के पार्ट्स हैं बट नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेजेस जो हमारे कंप्यूटर तक लाए जाते हैं उनके लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड यूज किया जाता है, जिससे कि हम तक रिक्वायर्ड या डिजायर्ड पेजेस पहुंच सकें। हाइपर टेक्स्ट के साथ में एक वर्ड या फ्रेज कैन कंटेन अ लिंक टू अनदर वेबसाइट, कि उसमें दूसरी वेबसाइट को भी लिंक करने के लिए वर्ड या फ्रेज हो सकता है। सारे जो वेब पेजेस हैं, जितने भी वेब पेजेस हम जब सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो जो वेब पेजेस हैं वो सभी HTML में लिखे हुए होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो HTTP हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस के लिए यूज की जाती है लैंग्वेज, और ये फिर HTTP के साथ कंजंक्शन में काम करती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर।
तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब भी कहते हैं शॉर्ट में, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। तो कई वेबसाइट्स से मिलकर जो एक वेब बन रहा है उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अब जो वेबसाइट है वो बनी हुई हो सकती है ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। हम किस तरह की वेबसाइट या किस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, अगर हम कोई पिक्चर्स सर्च कर रहे हैं या इमेजेस सर्च कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए या रिसोर्स के लिए काम कर रही है कि वहां पर हमें इमेजेस मिलेगी। सपोज हम बर्थडे की इमेजेस सर्च कर रहे हैं या सीनरी की इमेजेस हैं या नेचर की इमेजेस हैं, फ्लावर की इमेजेस हैं, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट से उस सोर्स से हमें वो इमेजेस प्रोवाइड करेगी। तो वो वेबसाइट पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हो सकती है टू इमेजेस ऑफ एनी सॉर्ट, या रिलेटेड टेक्स्ट से, या दूसरे रिसोर्सेज से। वेबसाइट्स दूसरे फॉर्म्स जो हम मीडिया के देखते हैं उनको भी रिजेंबल कर सकती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स, उनसे भी मिलके बनी हुई हो सकती है, या फिर दे कैन बी इंटरैक्टिव विच इज यूनिक टू कंप्यूटर्स, या फिर वो इंटरैक्टिव भी हो सकती हैं। वेबसाइट का जो पर्पस है वो इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग, कि वो एक न्यूज प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी हो सकती है पढ़ने के लिए, कोई फोरम हो सकता है फॉर शेयरिंग इमेजेस, और या फिर एन एजुकेशनल साइट, कि किस हर तरह की जो एक्टिविटी हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आसपास देखते हैं, ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी डन इन ऑन अ वेबसाइट, की चाहे न्यूज हुई या एडवर्टाइज हुआ या कोई लाइब्रेरी हुई, वो सभी उस वेबसाइट के पर्पस को सॉल्व करते हैं। नाउ कम्स वेब ब्राउजर। ब्राउजर क्या होते हैं? जैसे ही हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट्स को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। ब्राउजर विच अलाउज यू टू सर्च और ब्राउज। तो जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, जिस भी तरह का कंटेंट आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो यूजिंग दिस एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर, you can access and view the related websites. वेब ब्राउजर itself भी इंटरनेट नहीं है कि हम सिर्फ वेब ब्राउजर को इंटरनेट माने। ये सिर्फ वो वेबसाइट्स को डिस्प्ले करता है जो कि इंटरनेट पर स्टोर की हुई हैं। ये अलाउ करता है व्यूअर्स को या यूजर्स को टू व्यू टेक्स्ट, डेटा, पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियो, वॉट एवर वी सर्च फॉर। जो भी हम उस ब्राउजर पे ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, वो ये हमें दिखाता है। वेब पेज जो होता है इसका, वो इंस्ट्रक्शंस लिए हुए होता है ब्राउजर के लिए अबाउट हाउ टू डिस्प्ले आइटम्स, कि उसको पिक्चर में दिखाना है, उसको टेक्स्ट में दिखाना है, वीडियो दिखाना है, जिस तरह का भी वहां पर अवेलेबल है फॉर्मेट, तो वो वेब पेज डिस्प्ले करता है इंस्ट्रक्शंस टू अ ब्राउजर अबाउट हाउ टू डिस्प्ले आइटम्स। कुछ पॉपुलर इंटरनेट वेब ब्राउजर्स जो हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल का सफारी है, ओपेरा है, ये सभी रेगुलरली यूज किए जाने वाले और पॉपुलर ब्राउजर्स में से हैं। नाउ कम्स एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द इंटरनेट, द ईमेल। ईमेल जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फीचर है इंटरनेट का अलोंग विद द वेब। सबसे ज्यादा हर लेवल पर जो इस्तेमाल किया जाता है, इट इज द ईमेल। ये अलाउ करता है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम एनीवन। तो जिस भी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस बना हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जिसका ईमेल एड्रेस है उसके साथ मैसेजेस शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यदि इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ईमेल के थ्रू मैसेजिंग सर्विसेज इजीली की जा सकती हैं। ईमेल जो है
वो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज करता है विद इन दी टीसीपी एंड आईपी सूट। फॉर एग्जाम्पल एसएमटीपी जो है वो यूज किया जाता है टू सेंड मैसेजेस, वाइल द पीओपी और आईमैप प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं टू रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर। तो जहां मैसेजेस सेंड करना है वहां एसएमटीपी यूज होगा, और जहां मैसेजेस को रिट्रीव करना है सर्वर से वहां पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल्स यूज किए जाएंगे। जब हम एक ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें डिफाइन करते हैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और फिर मेल सर्वर्स इसको यूज करते हैं टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। जैसे हमारे घर का पता होता है तो सेम ऐसा ही हमें एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है, और उसको सिक्योर करने के लिए एक पासवर्ड बनाना है ताकि उस ईमेल को हम स्वयं ही एक्सेस कर सकें। जिसके पास वो पासवर्ड होगा वही उस ईमेल को एक्सेस कर सकेगा। जितने जो मेल सर्विस कॉन्फ़िगरर्स हैं वो हमारे अकाउंट को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही बनाना होता है। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स या जितनी हमारी अकाउंट की डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर ली जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रोप्राइटरी या किसी स्पेसिफिक ईमेल क्लाइंट हैं किसी के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या एप्पल मेल, तब हमें मैन्युअली हर अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है। ओरिजिनल ईमेल जो स्टार्ट हुई थी वो सपोर्ट करती थी सिर्फ प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस, कि हम सिर्फ अल्फाबेटिकली या अल्फा न्यूमेरिक जो हैं प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस उसमें टाइप कर सकते थे। धीरे धीरे ईमेल इवॉल्व हुई और अब वो सपोर्ट करती है रिच टेक्स्ट विद कस्टम फॉर्मेटिंग। इसी ईमेल के साथ में हम फाइल्स या ईमेल अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं मैसेजेस के साथ में। बहुत से जो मेल सर्वर्स हैं वो हमें अलाउ करते हैं मल्टीपल अटैचमेंट्स भेजने के विद ईच मैसेज, और जो एक्सटेंट है कि भाई हम कितना उस पर अटैचमेंट की जो लोड है वो कितना हो सकता है, तो अबाउट 25 मेगाबाइट्स या 25 MB तक का अटैचमेंट हम किसी एक पर्टिकुलर ईमेल के साथ में सेंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ईमेल नेटिकेट जैसे हमारे एटिकेट्स होते हैं, तो इंटरनेट पर भी काम करने के लिए नेटिकेट्स पाए जाते हैं। ईमेल नेटिकेट यानी कि यदि हम कोई ईमेल कर रहे हैं तो उस ईमेल में हमें क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें एक गुड एटिकेट्स हमारा एग्जिबिट करती हैं, तो वो ईमेल नेटिकेट कहलाते हैं। जब भी हम ईमेल मैसेज को कंपोज करें तो इम्पोर्टेंट है कि हम इन गुड नेटिकेट्स को यूज करें। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा एक सब्जेक्ट हमें इंक्लूड करना है जो कि ईमेल के विषय को बताता है। ईमेल में जब हमें विषय एंटर करना है तो वहां एक सब्जेक्ट आना चाहिए समराइज करता हुआ जो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। दूसरा कि हेल्पफुल होता है हर मैसेज को रेसिपिएंट के नेम से शुरू करना, कि हम किसके नाम पर वो मेल भेज रहे हैं, और उस मेल के बाद जो लास्ट एंड है उस पर हम अपना नाम या सिग्नेचर से उस मैसेज को एंड करें। तो शुरुआती जिसके नाम पर मेल है वो, और एंड करना है विद हमारा नाम या सिग्नेचर। टिपिकल जो सिग्नेचर है मेल में वो क्या हो सकता है, उसमें हमारा नाम, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारी वेबसाइट URL। अगर हम प्रोफेशनल सिग्नेचर हैं तो कंपनी, अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू मेल हो रहा है तो वहां पर कंपनी का नाम और टाइटल इंक्लूड होगा। मोस्ट ईमेल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मल्टीपल सिग्नेचर्स अलाउ करते हैं, जो आप ईमेल के बॉटम में इंसर्ट कर सकते हैं, कि हम अगर पर्सनल अपना नेम एंड एड्रेस और अगर कंपनी का नेम एंड एड्रेस देना चाह रहे हैं तो मल्टीपल सिग्नेचर्स आर अलाउड, जो विच कैन बी इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एन ईमेल। अगर हमें ईमेल मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजनी है, एक से ज्यादा को भेजनी है, तो सिंपली हम
ईच मेल एड्रेस को टू फील्ड में ऐड करते जाएंगे। अगर कोई ईमेल प्राइमरीली इंटेंडेड है कि किसी एक व्यक्ति को ही वो भेजी जानी चाहिए, तो एडिशनल एड्रेस जो होते हैं कि अगर अतिरिक्त एड्रेस हमें उसमें लिखने हैं तो सीसी फील्ड, कार्बन कॉपी फील्ड में हम वो एड्रेस डाल सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे ग्रुप में उस मैसेज को भेज रहे हैं मल्टीपल लोगों को जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो बेस्ट होता है कि हम BCC वाला फील्ड यूज करें एड्रेस के लिए, जिसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। ये हाइड कर देगा ईमेल एड्रेस हर रेसिपिएंट का, जिससे कि स्पैम का प्रिवेंशन होगा कि जो हर एड्रेस है रेसिपिएंट का वो एक दूसरे के एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। इंडिविजुअल जो जो जिसको हमने भेजा है उसका नाम उसको दिखाई देगा, रेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स वोंट बी डिस्क्लोज्ड। इस तरह से ईमेल के अंदर जब भी हम कोई मेल कंपोज करें तो ये चीजें हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जब हम मेल भेज रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें हमारा नाम, जो सेंडर्स का नाम है वो आना चाहिए, जो रेसिपिएंट है उसका नाम आना चाहिए, एंड अगर प्रोफेशनल है तो कंपनी का नाम, टाइटल एक्सेट्रा वहां पर आना चाहिए। और मल्टीपल रेसिपिएंट्स में CC एंड BCC का ध्यान रखकर ही वो मेल फॉरवर्ड करें। थैंक यू।